नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए। और साथ ही जो आने वाली जितनी भी हमारी व्यापम के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एसआई हो, या फिर वे सभी एग्ज़ाम हैं जिनमें कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन के रूप में सामने आता है, उन सारी परीक्षाओं के लिए हमारी जो भी कंप्यूटर की कक्षाएँ अभी चल रही हैं नियमित तौर पर, वो सभी एकदम रामबाण कक्षाएँ हैं। क्योंकि देखिए, डाटा और सिलेबस चेंज नहीं होगा। सीपीसीटी की परीक्षा में जो क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे, वही कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपकी पटवारी में भी आएंगे, आपकी जो ग्रुप 4 है उसमें भी आएंगे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जितनी एग्जाम है उसमें भी आएंगे। तो देखिए कि ये पूछना है कि सर सीपीसीटी में आप जो पढ़ा रहे हो पटवारी के लिए आईएमपी है या नहीं है, तो ये सब बातें मतलब कोई सेंस नहीं इन सब चीज़ों का। बुक वही है, डाटा वही है। ऐसा नहीं कि पटवारी के लिए अलग से कंप्यूटर बनता होगा, सीपीसीटी के लिए कंप्यूटर अलग से बनता होगा। इवन अगर आप सीपीसीटी का कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तुलना में पटवारी पढ़ने वाले बच्चों की अपेक्षा। क्योंकि पटवारी का जो कंप्यूटर होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेसिक सा कंप्यूटर होगा। आप कोई भी मंथन या लूसेंट की बुक अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर आराम से क्लियर हो जाएगा। बेसिक सा कंप्यूटर आता है इन सब परीक्षाओं में। और सीपीसीटी जो कंप्यूटर पूछता है वो क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी होता है, ठीक है, डीप भी होता है, और बहुत बारीक सा कंप्यूटर वो पूछता है। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ें मतलब व्यर्थ है इन सब बातों पे। आप सिर्फ कंप्यूटर पढ़िए, किसी भी परीक्षा में आपका कंप्यूटर आपको वहाँ पे काम देगा। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर। देखिए, अभी तक हमने अपनी 18 कक्षाएं कंप्लीट कर ली हैं, है ना, जनवरी 2023 के लिए। और 18 कक्षाएं सफिशिएंट हैं पास होने के लिए। यानी कि अगर किसी बच्चे ने डेली जितनी कक्षाएं मैंने दी पूरी ली हैं, जितने पीडीएफ मैंने शेयर किए हैं पूरे लिखे हैं, तो वो बच्चा आज की तारीख में भी पास है एग्जाम में। सिर्फ उसको उसकी टाइपिंग और दोनों टाइपिंग और जो मैथ और रीजनिंग के टॉपिक मैंने शेयर किए थे वो उसको उसके कंप्लीट करने हैं। 18 कक्षाएं प्लस मैथ और रीजनिंग के टॉपिक, कहीं से भी आप 38 नंबर लेके आ जाएंगे। 38 से ज़्यादा ही नंबर लेके आएंगे, इस बात की भी गारंटी है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा आज ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग पढ़ लेंगे अपने एमएस ऑफिस। हमारा पूरा बचा हुआ है अभी, है ना। एमएस ऑफिस की 4 कक्षाएं हैं हमारी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस की, है ना। तो ये 4 कक्षाएं हो जाएंगी। आज ये 19वीं क्लास है हमारी, ठीक। 19 और 4 लगभग हमारी अभी 6 कक्षाएं और बची हैं, और हमारी 25 कक्षाएं इसकी होंगी पूरी। फिर हमारे एमएस ऑफिस के पूरे एमसीक्यू के लगभग हम 4 से 5 लेक्चर ले जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हम 30 क्लास आपकी सीपीसीटी की लेंगे। 15 दिसंबर से पहले मेरा कोर्स कंप्लीट करवाने का टारगेट था, और आज हमारी 7 दिसंबर हो चुकी है। तो 15 तारीख से पहले हमारा कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा सीधे सीधे बिल्कुल बहुत शानदार से मॉक टेस्ट। उन मॉक टेस्टों को आपको देना है, ठीक है। मॉक टेस्टों को दीजिए, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो अपनी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपने जो तैयारी की है उस तैयारी को हम प्रश्नों के माध्यम से किस तरह से तराश सकते हैं, है ना। पढ़ाई तो हमने कर ली, पूरा पढ़ लिया, लेकिन कितना अच्छा पढ़ा है वो तब पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इसमें सॉफ्टवेयर पे। तो भाई साहब, सॉफ्टवेयर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर जब कोई भी कार्य करे तो पहले हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है कि नियमों का एक सेट होता है। किसी भी कार्य को आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं ये बताने के लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हमने क्या बोल दिया, नियमों का सेट बोल दिया, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोग्रामों का समूह भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोग्रामों का समूह भी हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, क्रियाओं का समूह भी हम लोग इसको कह सकते हैं। किसको कह रहे हैं हम ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को हमने क्या कह दिया, नियमों का समूह कह दिया, प्रोग्रामों का समूह कह दिया, क्रियाओं का समूह कह दिया, ठीक है। तो इन सारी चीजों से मिलकर किसका निर्माण होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमारे कंप्यूटर में क्यों पड़ी? तो सॉफ्टवेयर की जो आवश्यकता हमारे कंप्यूटर में पड़ी वो इसलिए पड़ी कि हमारा जो कंप्यूटर जिसमें कि सिस्टम यूनिट भी है ना, हाँ। उसके बाद चलिए तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर भी हो गए, सॉफ्टवेयर भी हो गए, सिस्टम यूनिट हो गई, कंट्रोल यूनिट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। इन सबके बीच में क्या बनाना पड़ता है, एक समन्वय स्थापित करना पड़ता है, ठीक है। एक समन्वय स्थापित करना पड़ता है ताकि ये लोग चरणबद्ध तरीके से अपना कार्य कर सकें और किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। क्या होता है कि जब एक परिवार के पूरे सदस्य अपना काम सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मम्मी पापा कमाने जा रहे हैं, मम्मी घर में काम कर रही हैं, या फिर मम्मी पापा दोनों कमाने जा रहे हैं, है ना, दादा दादी अपना काम कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक तरीके से ये काम चलेगा। अब हम अगर इसका उल्टा करें, बच्चे जिद करें कि हमें भी कमाने जाना, पापा जिद करें कि मुझे स्कूल जाना है, तो पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। या इनमें से एक भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागेगा तो हमारा जो सिस्टम है, यानी कि हमारा जो परिवार है, वो बिखर जाएगा। तो उस बिखराव को समेटने के लिए जो कार्य करता है वो कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वो कार्य करता है। आगे इतनी बात समझ में, बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। तो सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है कि हमारे लिए पर्टिकुलर नियम बने हुए हैं कि बच्चों का काम क्या है? स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, घर पढ़ाई करना है, ये उनका नियम है। ये नियम ही तो हुआ। मम्मी का क्या काम है? मम्मी को अच्छी तरह पता है। पापा का क्या काम है? पापा को अच्छी तरह पता है ना। वैसे ही हमारे दादा दादी चाचा चाची सबके अपने अपने काम बटे हुए। तो जब उन नियमों को हम लोग आपस में मिला लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सॉफ्टवेयर बन जाएगा। और अगर किसी ने अपने नियम से जरा सा भटका तो सॉफ्टवेयर हमारा डगमगा जाएगा, यानी कि हमारा परिवार डगमग जाएगा। तो ये क्या हुआ है? सॉफ्टवेयर हो गया। अब तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये होता कितने प्रकार का है। तो ये भाई साहब होते हैं कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला जो प्रकार होता है वो इसका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा जो प्रकार होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ये होगा हमारे क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है? तो वो भाई साहब होता है 3 भागों में विभाजित। पहला हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इन तीनों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हम इन तीनों की भी कर लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखिए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हमारी क्या आती है? मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं? तो इसको हम कर लेंगे 2 पार्टों में डिवाइड। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो पहला पार्ट हम लोग बना दें वो किसका बना देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग, इसको भी हिंदी में रहने देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। दूसरा हम लोग किसको कर सकते हैं इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना। तो देखिए, ये दोनों जो हो गए ये हमारे क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। ये दोनों हमारे क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। यानी कि ये दोनों इस तरीके के सॉफ्टवेयर, देखिए इनकी मैं परिभाषा पे आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो सिस्टम के मूलभूत कार्य को संपन्न करता है। यानी कि सिस्टम के जो मूलभूत कार्य होते हैं उनको क्या करता है? ये संपन्न करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके अंदर जो 2 चीज़ें हमने लिखी हैं वो हमने क्या क्या लिख ली इसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लिया, और हमने क्या लिख लिया इसके अंदर? अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिख लिया। इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 उदाहरण हमने यहाँ पे लिख लिए हैं आपके सामने। इसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका डोस आ जाएगा, MS डोस आपका आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और आपका क्या आ जाएगा? लिनक्स भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिनक्स भी आ जाएगा, यूनिक्स भी आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाएंगे। हमने अभी बात किसकी कर ली? ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज। 2 भागों में हमने इसको बांट दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। किसको? सिस्टम को। अब हमारा क्या बच गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए ऐप जो होता है हमारे मोबाइल में, जो ऐप वगैरह होता है वही हमारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसकी फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग रख सकते हैं किसको? MS वर्ड को रख सकते हो आप लोग, ठीक है। एक्सेल को आप लोग रख सकते हो, पावर पॉइंट को आप लोग रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करें, देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से जिनके उपयोग से हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? आसानी से चला सकते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को आसानी से क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में क्या घुस गया वायरस, तो उसको कैसे निकालते हैं हम?
एंटीवायरस की मदद से, है ना, फायरवॉल होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है, देखिए थोड़ी सी मदद जैसी चीज़ें हमारी करता है ना। वायरस घुस गया तो एंटीवायरस से हमारा कंप्यूटर की क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। तो देखिए इसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लिया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने यहाँ पे जान लिया। अब देखना ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। बाकी जो बात रही किसकी, हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो बात रही, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा एमएस ऑफिस पूरा बाकी है। ये हमारा एमएस ऑफिस की जो सीरीज आएगी उसमें हम लोग इसको आसानी से कवर कर लेंगे, एमएस वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को और एमएस एक्सेस को। बाकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो बात रही वो हम यहाँ पे कर लेंगे, और एंटीवायरस और इन सब के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। आगे इतनी में समझ में, तो हम अभी किस पे ध्यान देते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम असल में है क्या, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधन हैं उनके बीच में क्या करता है, कार्यों का ये नियंत्रण करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके जितने भी संसाधन हैं उनके बीच ही क्या करता है, कार्यों का नियंत्रण करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ भी आपके लिख दिए थे। इसके अलावा हम लोग बात करें तो जो एंड्रॉयड होता है, क्या होता है हमारे मोबाइल में जो एंड्रॉयड होता है ना, मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, विंडो की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, एमएस विंडो की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये भी क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका कार्य क्या होता है, समन्वय या संसाधनों को नियंत्रित करने का इनका कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे 5 प्रकार के। पहला जो प्रकार हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लीजिए। दूसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तीसरा जो हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम शेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम शेयरिंग हो जाएगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, रियल टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। पांचवा हमारा हो जाएगा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 5 ऑपरेटिंग सिस्टमों के बारे में हमने यहाँ पे अपनी बात कर ली, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग है ये, है ना, मल्टीटास्किंग नहीं है, इसको मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं, पर ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो 5 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने यहाँ पे बात कर ली। पहला हमने क्या लिख लिया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हमारा क्या हो जाएगा लास्ट वाला सिंगल ऑपरेटिंग यानी कि एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग की भी हमने यहाँ पे बात कर ली, और रियल टाइम, इन दोनों में आपको क्या है विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए एक कक्षा जिसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि 9th क्लास है, 2010 और 11 की वो बैच है, बोलते हैं बैच। तो इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकृति के कार्य हैं दोनों के, सबके कार्य क्या है, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, सभी की समान किताब है, सभी का समान सिलेबस है, और सभी को कार्य वही करना है। तो एक ही प्रकृति के जो कार्य होते हैं, एक ही प्रकृति के जो कार्य करते हैं, उन सभी का क्या करता है, एक संगठित करके उनका एक समूह बना दिया जाता है ना। इस तरीके के जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या कहलाते हैं, हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। फिर आ जाएगा क्या, हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए मल्टी का मतलब ही ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा तरह के इसमें क्या होते हैं, प्रोग्रामों को इसमें किया जाता है। देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको पढ़ देता हूँ। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है। मल्टी अगर लग गया यानी कि एक साथ कई कार्यों को उसमें क्या किया जा सकता है, संपादित किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा क्या जाएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या जाएगा हमारा,
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता को साझा यानी कि साथ में उपयोग करने के लिए एक समय सीमा दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? एक समय सीमा उसको दी हुई होती है कि इस समय सीमा के अंदर आपको आपका कार्य करना है। यानी कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में आपके जुड़े हुए होते हैं, पर उनको एक समय दिया जाता है, एक समय की सीमा उन्हें दी जाती है प्रत्येक उपयोगकर्ता को कि इस समय के अंदर आप लोग साझा यानी कि मिलकर अपने कार्य को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपका जो परिणाम है समय सीमा के अंदर ही आपको देना है ना। यानी कि इसमें क्या होती है, समय की जो सीमा होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए इसका जो उपयोग होता है हवाई अड्डों पे होता है, बस ट्रेन प्लेन इन सब की टिकट वगैरह जो चीज़ होती है वो हमारे सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का जब उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, वहाँ पे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी कार्य हमने करना अपना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इनके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, यहाँ से सिर्फ इतनी ही चीज़ आएंगी हमारी कि ये चीज़ें होती क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर क्वेश्चन आया तो आएगा भी तो जो हमारे डॉस है ना, MS DOS हो जाएगा, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS हो जाएगा, और उसके बाद MS विंडो वगैरह से जाएगा, लिनक्स है, यूनिक्स है ना, एंड्रॉयड है, उसके बाद चलिए तो आईफोन का अपना खुद का, ये सारी इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना वहाँ से क्वेश्चन आएगा। इतना डिटेल से आपका क्वेश्चन कभी नहीं आएगा और न इसके क्वेश्चन आने की कहीं से कोई संभावना है। पर हमारा पढ़ना हमारा कार्य था, आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको 5 प्रकार यहाँ पे लिख दिए और इनकी टूटी फूटी परिभाषाएं मैंने आपको बताने का कार्य यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात हमने यहाँ पे की थी, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमने दूसरी जो चीज़ की बात की थी वो हमने क्या की थी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की थी। किसकी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से स्पष्ट है कि इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता होगा, है ना। लैंग्वेज को क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना हुआ होता है। पहली जो हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी और कितनी, यानी कि आपको पता चल गया है कितने होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं हमारे 3 होते हैं। 3 में देखिए पहला जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, असेंबलर। आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइलर। क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंटरप्रेटर। क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर। यानी कि 3 जो होते हैं हमारे क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और इनसे क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों पे, हम तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे। तीनों के बारे में बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा क्या सीधी सिंपल सी भाषा में आपको मैं बताऊंगा। जब हमने लैंग्वेज पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे एक लैंग्वेज पढ़ी थी, असेंबली लैंग्वेज। पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? असेंबली लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तरीय भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, निम्न स्तरीय भाषा। कौन सी भाषा होती है, असेंबली लैंग्वेज की हमने बात की थी, करी थी या नहीं करी थी। असेंबली लैंग्वेज एक क्या होती है, निम्न स्तरीय भाषा होती है। तो असेंबली से मिलता जुलता शब्द नहीं लग रहा आपको, असेंबलर। यानी कि देखिए क्या होता है, इन तीनों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज हो या फिर लो लेवल लैंग्वेज हो उसको किस में कन्वर्ट करना, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। लेकिन तीनों के कार्य करने का क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो बात हम सबसे पहले किसी कर लेते हैं, असेंबलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए असेंबलर का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है यानी कि जो हमारी निम्न लेवल लैंग्वेज होती है उसको काय में कन्वर्ट करना, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना, ताकि उसको हमारा कंप्यूटर क्या करे, आसानी से समझ सके। तो इस तरीके का जो कार्य करता है वो हमारा कौन करता है, असेंबलर करता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि वह कौन सी डिवाइस है या वह कौन सी युक्ति है या वह कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, तो आपको क्या लगा देना है कि वो असेंबलर है। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, असेंबलर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कंपाइलर की। कंपाइलर की जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो है सिर्फ यही असेंबलर ही लो लेवल लैंग्वेज भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, पर ये जो कंपाइलर है और जो इंटरप्रेटर है ये हमारा दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को काय में कन्वर्ट करते हैं, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो कंपाइलर की अगर हम लोग बात करें, देखिए कंपाइलर क्या होता है कि यह एक साथ पूरे एक प्रोग्राम के समूह, जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को ही मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है और उसमें जो कुछ गलतियां होती हैं उनको लाइन बाय लाइन तरीके से ये बताता जाता है। जैसे ही वो गलतियां ठीक होती हैं आपका प्रोग्राम पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरी तरह से प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाता है, संकलित इसको हिंदी में बोलते हैं, संकलित हो जाता है। पूरा आपका जो प्रोग्राम है वो आपका कंपाइल ये कर देता है। ठीक है, यानी कि इसका जो कार्य होता है हाई लेवल लैंग्वेज को काय में कन्वर्ट करना होता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है। देखिए एक शब्द है जो मैं भूल रहा हूँ, उसको मैं
ठीक है, अनुवादित शब्द में बोल रहा हूँ, है ना। कंपाइलर क्या होता है कि अनुवादित कर देता है। अनुवाद का मतलब वही है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट, है ना। अनुवाद को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट। तो कंपाइलर क्या होता है कि एक साथ पूरे प्रोग्राम को ही क्या कर देता है, अनुवाद कर देता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। वहीं देखिए क्या होता है कि कंपाइलर के समान ही कौन होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को काहे में ट्रांसलेट करता है, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है, मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। पर इसका जो कार्य करने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है। जिस तरीके से ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, वैसे ही ये पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है। ये पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करता है। एक लाइन ट्रांसलेट कर ली, फिर उसकी गलतियां बता दी, फिर उसकी गलतियां सुधरी, फिर उसका अनुवाद कर दिया। दूसरी लाइन बता दी, दूसरी का ट्रांसलेट करा, मतलब फिर उसकी गलतियां बता दी, फिर गलतियां ठीक हुई, फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो लाइन बाय लाइन लैंग्वेज का ट्रांसलेट करता है, तो क्या लिख देना उसमें, इंटरप्रेटर। ठीक है, और वहाँ कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, तो बात किसकी आ जाएगी, हमारे कंपाइलर की आ जाएगी। और ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, और ये भाई साहब अकेला अपना कार्य करता है, असेंबली यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए। इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। दूसरी बात हमने की थी किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बात अब किसकी कर लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। किसकी बात हम लोग कर लेते हैं, APP एप्लीकेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, ऐप होता है। तो देखिए किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन कहलाते हैं, है ना। विशेष प्रकार के कार्य को, यानी कि देखिए बात सुनिए, हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें स्पेशल एक प्रेजेंटेशन का एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। हमने उसके लिए क्या बनाया, अपना PPT बना दिया, है ना। या मान लीजिए हमें शीट बनानी है, स्प्रेडशीट हमें बनानी है, तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए हमने स्पेशल अपना क्या बना दिया, एक्सेल हमने बना दिया। हमें वर्ड प्रेजेंटेशन वर्ड पे हमें कार्य करना है, यानी कि हमें शब्दों से संबंधित किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको हमने क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बना दिया हमने। MS वर्ड हमने अपना बना दिया, है ना। MS वर्ड के बाद हम लोग चलें तो हमने पेज मेकर, ये सारी चीज़ें हमने पेज पे टाइप करने वाली नोटपैड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने अपनी बना दी। ठीक है, तो अगर हमें कोई स्पेशल कार्य करना है तो उस स्पेशल कार्य को करने के लिए हमने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो हमारे सारे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एप्लीकेशन का अगर आ जाए कि एप्लीकेशन होते क्या हैं, तो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती गई, जैसे मैंने बताया कि हमें प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ी तो हमने PPT बनाने के लिए PowerPoint बना दिया। शीट की हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अपने बना दिए, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग की हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने MS वर्ड अपना बना दिया। इस तरीके से हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमने अपना टैली बना दिया। इस तरीके से हमने जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी हमने स्पेशल उसके बना दिए। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ये हमारे दो तरीकों के होते हैं। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दोनों प्रकार मैं आपको लिखवा देता हूँ, हिंदी में लिखवा देता हूँ मैं। एक होता है हमारा विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हमारा क्या हो जाएगा, विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला जो हमारा विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसकी भी हम लोग परिभाषा देखिए, विशेष का मतलब ही विशेष होता है, यानी कि जो इसको जो बनाया गया था वो बहुत ज़्यादा विशेष कुछ आवश्यकता हमें पड़ी, उनको ध्यान में रखते हुए हमने किसका बना दिया, विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे बना दिया। सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ हम नॉर्मली सामान्यतः भी कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही इनको बनाया हो, सामान्य उद्देश्य के लिए भी इनको बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषीकृत एप्लीकेशन, यानी कि विशेष स्पेशल पर्पस के लिए हमने इनको बनाया है। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के हो गए। एक हो गया हमारा विशेषीकृत यानी कि स्पेशल पर्पस बोल सकते हैं, सामान्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब इनके अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो गया, है ना। उसके बाद चलिए तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो गया, अकाउंटिंग जो गया, ये तो हमने MS ऑफिस की अपनी बात कर ही ली, है ना। एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो MS ऑफिस हम पढ़ेंगे, वहाँ हम MS वर्ड पे चर्चा करेंगे, एक्सेल पे करेंगे, PowerPoint पे करेंगे, टैली वगैरह इन सब पे हम चर्चा वहाँ पे करेंगे। तो फिलहाल हमने ऊपरी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में
बारे में पढ़ लिया। तीसरी हमने बात यहाँ पे किसकी की थी, हमने की थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की थी। किसकी हमने बात की थी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात हमने यहाँ पे की थी या नहीं की थी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हम लोग ने बात की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में देखिए क्या होता है कि ये कंप्यूटर का जो उपयोग होता है उस उपयोग को क्या होता है बस थोड़ा सा सरल कर देते हैं हमारे लिए, है ना, क्या कर देते हैं उसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर हैंग मारने लग गया, हैंग किन किन कारणों से मारता है, या तो उसमें वायरस होगा या फिर जो उसकी स्टोरेज क्षमता है वो फुल भरा गई होगी। तो अगर वायरस आ गया तो हमने उसके लिए क्या बना दिया, अपना एंटीवायरस बना दिया कि एंटीवायरस आपने अगर उसमें कर लिया इंस्टॉल तो भैया आपका जो वायरस है वो समस्या आपकी वहाँ खत्म हो जाएगी। अगर वायरस की समस्या नहीं तो हो सकता है आपकी जो डिस्क है वो फुल भरा गई, स्टोरेज फुल होगा, तो डिस्क क्लीनअप हमने यहाँ पे बना दिया कि डिस्क क्लीन कर लो, यानी कि थोड़ा स्टोरेज आप आपका कम कर लो। तो इस तरीके से हमने वो सारे सॉफ्टवेयर बना लिए जिनकी मदद से हमारा क्या हो सके, काम थोड़ा सा इजी हो सके। जैसे कि इसमें देखिए बैकअप प्रोग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन दिया हुआ है, फाइल मैनेजर दिया हुआ है, ये सारे डाटा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी दिया। कंप्रेशन में देखिए बहुत अच्छे टॉपिक कंप्रेशन के अभी CPCT में आने लगे। कंप्रेशन में देखिए क्या होता है कि बड़े साइज़ में मान लीजिए हमारी फाइल है और उतनी हमारी स्टोरेज नहीं है कंप्यूटर की, तो इस कंप्रेशन के माध्यम से उसका जो साइज़ है थोड़ा सा कम हम लोग कर सकते हैं। तो कंप्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, कंप्रेशन आपको पढ़ के जाना है CPCT के एग्जाम में ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे हो जाएंगे। हमने आज बात किन किन की कर ली, सॉफ्टवेयर में हमने बात कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हमने कर ली, एप्लीकेशन सिस्टम की हमने यहाँ पे बात कर ली, है ना। उसके बाद हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात हमने यहाँ पे कर ली। तो 3 हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं, है ना। बोल के बताने में और लिखने में जितनी बातें मैंने करी, अगर आप इनको लिखते तो लगभग 3 से 4 पन्ने आपके अभी तक भरा चुके होते, है ना। पर आपने सुना है, ध्यान से सुना है, बहुत अच्छी बात है। आपने सुना है, आपको याद रहा होगा। देखिए क्या होता है कि बचपन से लिखते आ रहे हैं, कितनी कॉपियाँ भर दी, याद कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली रूप में अगर उस चीज़ को आप कंप्लीट करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम जो है वो जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही मानता हूँ, बहुत लंबी कक्षा हमारी हो गई पर चलेगा। हमने आज पढ़ा भी तो कितना है, पूरा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बचा हमारा देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे बच गया, तो MS वर्ड एक्सेल ये पावर पॉइंट हम अलग से इनकी कक्षाएं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है IMP हमारे टॉपिक हैं। MS ऑफिस हम अगली कक्षा में हम लोग कंप्लीट अपना कर लेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।